हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन जी का नॉवेल वो कौन था का 6वां भाग। रात के 2:30 बज रहे थे। देवराज चौहान उसी रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी अपनी कार में मौजूद था। पुलिस वहां पर बलसार की हत्या की खबर पाकर आधे घंटे बाद ही आ गई थी। देवराज चौहान तभी पार्किंग में खड़ी अपनी कार में आ बैठा था। उसे जोएल और टोनी के बाहर निकलने का इंतजार था, जो कि पुलिस के साथ बलसार की हत्या के मामले पर बातचीत कर रहे थे। बलसार उन दोनों के साथ ही वहां पहुंचा था। ऐसे में हत्या की बात खोलने पर वहां से नहीं गए थे। पुलिस से दूर रहने वाले टोनी और जोएल को मजबूरी में पुलिस को बयान देना पड़ा था, लेकिन मन ही मन इस बात को लेकर व्याकुल थे कि बलसार की हत्या क्यों की गई, किसने उसे मारा। इसी बीच टोनी को एक फ़ोन पर बताया गया कि गुलाम की हत्या कर दी गई है। गुलाम की हत्या की खबर पाते ही टोनी चौकन्ना हो गया। बलसार को मार दिया गया, गुलाम को मार दिया गया। टोनी तुरंत जोएल को एक तरफ ले गया। दूसरी तरफ पुलिस अपने कामों में व्यस्त थी। क्या बात है? जोएल ने गंभीर स्वर में पूछा। गुलाम की किसी ने हत्या कर दी, टोनी ने होठ बीच कर कहा। क्या हो रहा है? किसी ने गुलाम की हत्या की या बलसार को मार दिया? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। टोनी व्याकुल सा क्या उठा। क्या कहीं वो लोग हमें ख़त्म तो नहीं कर रहे? नहीं, ये नहीं हो सकता। जोएल के होठों से निकला। ऐसा करके वो गैंग को क्यों तबाह करेंगे? यहाँ से मोटी कमाई आ रही है, और अब तो हमारे हाथ और फैलने जा रहे हैं। सोनू सावंत की कुर्सी हमारे हाथ आ रही है। पहले बापड़े गया, अब गुलाम और बलसार भी गया। हमें भी खतरा है जोएल। हमें उनसे बात करनी चाहिए। अगर वो हमें ख़त्म कर रहे हैं तो बात करके क्या होगा? वो हमें नहीं ख़त्म कर सकते। जोएल ने दर्द स्वर में कहा। कोई और ही हमारे पीछे है, वही सब कर रहा है। और कौन? कह नहीं सकता कौन है, पर कोई तो है। देवराज चौहान कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे सिगरेट सुलगाए बैठा था। दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मन में राहत थी कि वो ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बलसार चांदी के दांत वाले को जानता था, उस लड़की को भी जानता था, परंतु उसके बारे में बताने को तैयार नहीं था। मुंह नहीं खोला कि वो कौन है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि टोनी और जोएल भी चांदी के दांत वाले को और उस लड़की के बारे में जानते होंगे, जिसने सिर के बाल पीछे से डिज़ाइनदार बना रखे थे। अब इन दोनों के द्वारा चांदी के दांत वाले लड़की तक पहुंचा जा सकता था। दोनों में से कोई एक भी मिल जाए तो बात बन सकती थी। लड़की चांदी के दांत वाले व्यक्ति के बारे में बता सकती थी कि वो कौन है, और चांदी के दांत वाले से पता चलता कि वो किसके लिए काम करता है। इस तरह जगमन को ढूंढा जा सकता था। पलसार को वो जिंदा नहीं छोड़ सकता था। वो अपने दो साथियों के साथ मिलकर खतरनाक गैंग चलाते हैं। युवा लड़कियों को नशे और वेश्यावृत्ति के नर्क में ढकेल रहे हैं। इनका मर जाना ही ठीक था। अब देवराज चौहान को इंतजार था टोनी और जोएल के बाहर निकलने का। वो नहीं जानता था कि जोएल कौन सा है दोनों में से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। देवराज चौहान को पता था कि उसकी बातों का जवाब दोनों ही दे सकते हैं। बलसार की हत्या के साथ उसके मन में दहशत भी ज़रूर आ गई होगी। वो तो यही सोच रहे थे कि उन्हें कोई नहीं पहचानता, कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। पुलिस ने अपना काम खत्म कर लिया था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस वाले अब गाड़ियों में बैठ बैठ कर जाने लगे थे। कुछ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। कस्टमर के नाम पर तो रेस्टोरेंट में कोई नहीं था। हत्या की खबर फैलती रेस्टोरेंट खाली हो गया था। 2:30 बजे जोएल और टोनी को पुलिस वालों के साथ ही देवराज चौहान ने बाहर निकलते देखा था। दोनों पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। देवराज चौहान की निगाह उन दोनों पर थी। जोएल ने टोनी से कहा, मैंने अभी फ़ोन करके उन्हें बताया कि यहाँ क्या हो गया। फिर बलसार की मौत पर उन्हें दुख हुआ, हमें सावधान रहने को कहा गया। जोएल ने बताया। इसका मतलब ये काम हम लोगों ने नहीं किया? टोनी बोला। मैंने तो पहले ही कहा था कि वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि गैंग को नुकसान हो। उनका कहना है कि ये काम देवराज चौहान का हो सकता है, वो सब संभाल लेंगे, जोएल ने कहा। देवराज चौहान हमारे पीछे क्यों पड़ गया है? हमें फालतू बातें नहीं करनी, सोचनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि इन हालातों में कल सोनू सावंत के साथ होने वाली मीटिंग नहीं होगी। बलसार के बदले वो लोग किसी और को हमारे पास भेजेंगे। हमें ऐसे किसी आदमी को भी ढूंढना होगा जो गुलाम की जगह ले सके, टोनी बोला। इस बारे में वही बताएंगे कि हमें क्या करना है। जोएल का स्वर गंभीर था। बलसार का हमारे साथ ना होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विश्वास नहीं आता कि वो अब नहीं रहा। कल हमें वक्त पर वहाँ पहुँचना है, काम को संभालना है। बलसार की बॉडी भी कल पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगी, टोनी ने थके स्वर में कहा। कल हमें काफ़ी काम होंगे। काफ़ी बुरा हो रहा है। बापड़े मरा, फिर गुलाम, और अब बलसार भी। हम सुरक्षित नहीं रहे। हमें अपना ध्यान रखना होगा। फिर दोनों अलग अलग होकर अपनी कारों की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान की निगाह दोनों पर थी। वो सोच रहा था कि दोनों में से किसकी कार के पीछे जाए। उसे नहीं पता था कि जोएल कौन था। तभी पार्किंग से पहले टोनी की कार निकलती दिखी। देवराज चौहान ने नज़र दौड़ाई। आखिरी दो पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे थे।
उधर रेस्टोरेंट बंद होने की तैयारी में था। पार्किंग में एक अटेंडेंट मौजूद था। देवराज चौहान ने अपनी कार स्टार्ट कर ली और जोएल की कार के पीछे जाने का इरादा बनाया। तभी जोएल की कार की हेडलाइट जलते फिर उसे पार्किंग से बाहर जाते देखा। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी, हेडलाइट ऑन नहीं की। जब दोनों कारें सड़क पर आ गईं तो देवराज चौहान ने कार की हेडलाइट ऑन कर ली। रात के 2:45 बज रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। स्ट्रीट लाइटों की रोशनी सड़क पर फैली हुई थी। देवराज चौहान एकाएक कार की रफ्तार बढ़ाई और जोएल की कार को ओवरटेक करके उसे रुकने का इशारा किया। इस प्रकार किसी कार को आगे जाते देखकर जोएल सतर्क हो गया। बलसार और गुलाम की हत्या अभी भी उसके सिर पर सवार थी। बलसार की मौत के साथ उसे भी खतरा महसूस होने लगा था। उसने तुरंत रिवॉल्वर निकालकर गोद में रख ली और कार आगे वाली कार के पीछे सड़क किनारे रोकी। तभी आगे वाली कार से किसी को निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ते देखा। जोएल ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। हेलो, पास पहुंचकर देवराज चौहान बोला, तुम टोनी हो या जोएल? जोएल नाम पुकारे जाने पर सतर्क हुआ। रिवॉल्वर गोद से हाथ में ले ली। देवराज चौहान ने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखी तो मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे शूट करने वाले हो? कौन हो तुम? जोएल सख्त स्वर में बोला। तुम जोएल हो या टोनी? तुम कौन हो? जोएल के चेहरे पर कठोरता दिखी। मैं देवराज चौहान हूँ। जोएल चौंका। देवराज चौहान को देखने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी तरह पहचानते हो मुझे। बलसार भी मुझे पहचानता था। जोएल बुरी तरह चौंका। तो बलसार को तुमने मारा? जोएल ने घुर्राकर रिवॉल्वर वाला हाथ उठाना चाहा। देवराज चौहान जानता था कि ये होगा। जोएल का हाथ उठने से पहले उसकी कलाई को पकड़कर टांगों के बीच दबा दिया। इस काम में देवराज चौहान ने बहुत फुर्ती दिखाई थी। जोएल घुर्राया, कलाई को आज़ाद करा लेना चाहा, सफल नहीं हुआ। देवराज चौहान ने दूसरे हाथ से अपनी रिवॉल्वर निकाली और जोएल की छाती पर लगा दी। देवराज चौहान ने खिड़की को पूरा कवर कर रखा था बाहर से। ऐसे में वहां से निकलने वाले इक्का दुक्का वाहनों की खबर नहीं मिल रही थी कि कार की ड्राइविंग सीट पर क्या चल रहा है। बलसार जिंदा रहता अगर मेरे सवालों का जवाब दे देता। अब तुम क्या चाहते हो, मरना या जीना? जोएल ने दांत पीसे। नाम क्या तुम्हारा? देवराज चौहान ने पूछा। मेरी छाती से रिवॉल्वर हटाओ, जोएल ने गुस्से से कहा। तुम हाथ की रिवॉल्वर छोड़ दो, मैं अपनी रिवॉल्वर हटा लूंगा, देवराज चौहान बोला। कुछ पल खामोशी से बीते, फिर जोएल ने हाथ की रिवॉल्वर छोड़ दी। रिवॉल्वर नीचे पैरों के पास कार में जा गिरी। देवराज चौहान ने अपनी रिवॉल्वर उसकी छाती से हटाई और जेब में रख ली। दरवाजे से हटो, मैं बाहर आना चाहता हूँ, जोएल ने गुस्से से कहा। तुम भीतर ही रहोगे इसी तरह। मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले तुम्हारी मौत हो। देवराज चौहान की आवाज़ में कठोरता थी। जोएल ने दांत पीछे देवराज चौहान को देखा। चाहते क्या हो तुम? मेरी बातें सुनते रहो, समझ जाओगे। जवाब देते रहना, नहीं तो बलसार की तरह मरोगे। नाम क्या तुम्हारा? जोएल। ठीक कहा। अब गुलाम को भी तुमने मारा? जोएल ने पूछा। हाँ, उसे ना मारता तो वो तुम लोगों को खबर कर देता कि मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ? गुलाम ने बताया। जोएल के होंठ बिचे और वो गुस्से में था। वही सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ जो बलसार से पूछे थे। उसने बताने से इनकार कर दिया और मैंने उसे मार दिया। ये तुम पर है कि क्या तुम भी मरना चाहते हो? देवराज चांद ने जेब से दोनों तस्वीरें निकाली और उसके सामने करता क्या उठा। इन दोनों तस्वीरों को देखो, मुझे इनकी तलाश है। जोएल ने तस्वीरें देखी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में स्पष्ट दिखी। अगले ही पल उसने उसे उठाकर देवराज चांद को देखा। वह एकाएक परेशान हो उठा था। देवराज चांद उसके हाथ से तस्वीरें लेकर जेब में रखता क्या उठा। ये चांदी के दांत वाला कौन है? क्यों पूछ रहे हो? मैं अपने भाई जगमोहन की तलाश कर रहा हूँ और ये नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूँ। जोएल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। ये मुझे जान से मारना चाहता है। मुझ पर 2 बार हमला कर चुका है, देवराज चांद पुनः बोला। मुझे तो हैरानी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। जोएल का चेहरा फक था। इससे मत उलझो और अपना रास्ता बदल लो। ये पेशेवर हत्यारा है, तुम्हारे मारे बिना नहीं मानेगा। यह है कौन? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बलसार ने भी ऐसा ही कहा था। देवराज चांद के शब्दों में सख्ती और धमकी थी। तुम बेवकूफ़ हो जो इसे ढूंढ रहे हो। हर कोई इससे दूर रहना पसंद करता। इसके बारे में बताओ। कभी नहीं। मुझसे तुम कुछ नहीं जान सकते। वजह? तुम क्यों नहीं बता रहे? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। जोएल होंठ पीछे बैठा रहा। देवराज चांद चंद पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, तस्वीर वाली लड़की के बारे में बताओ। जोएल ने देवराज चांद को देखा। बलसार इस लड़की को जानता है तो तुम भी जानते हो। ये चांदी के दांत वाला और लड़की एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे थे। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे से निकाली गई हैं। मुझे लड़की से जानना है इस आदमी के बारे में। अजीब बात है, तुम अपनी मौत को खुद तलाश करते फिर रहे हो। जोएल शब्दों को चबाकर बोला। तुम नहीं समझ रहे कि तुम क्या कर रहे हो। मेरी नज़र में तुम नासमझ बच्चों की तरह उस वक्त। लड़की के बारे में बताओ, इसका नाम क्या है? मेरे मुंह से तुम कुछ नहीं जान सकते। बलसार भी ऐसा कहता था। उसके बाद उसका अंजाम देखा?
देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। तुम मेरे से कुछ नहीं जान सकते। क्यों? ये आदमी या लड़की तुम्हारे क्या लगते हैं? जोएल ने होठ बंद करके मुंह फेर लिया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे कुछ बताया। जो कहना कह दो। जोएल ने देवराज चौहान की तरफ नहीं देखा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और खिड़की से हाथ अंदर करके नाल उसकी छाती पर रख दी। जवाब दो, नहीं तो बलसार की तरह मरो। देवराज चौहान गुर्रा उठा। जोएल ने सिर घुमाया और देवराज चौहान को देखकर कहा, तुम कुछ भी कर लो परंतु मेरे मुंह से तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर में दृढ़ता थी। मैं समझ गया। तुम भी बलसार की तरह मरना चाहते हो। तुमने डेविड ब्राउन का नाम तो सुना होगा। ड्रग्स के धंधे में था कुछ साल पहले। तुम भी ड्रग्स का काम करते हो, इसकी कोई खबर? हरामी के, जोएल चीखा। क्यों आग के साथ खेल रहा? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर के नाल उसके खुले मुंह में रख दी। वह आगे कुछ न कह सका। मुझे मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारा चीखना बताता है कि तुम डेविड ब्राउन के बारे में भी जानते हो। मुझे सब जानकारी चाहिए। रिवॉल्वर की नाल जोएल के मुंह में थी। जोएल ने देवराज चौहान की कलाई थामी और नाल को बाहर निकाला, परंतु कलाई नहीं छोड़ी और गहरी गहरी सांसें लेता उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने की चेष्टा करने लगा। देवराज चौहान ने दूसरे हाथ से घूंसा उसके सिर पर मारा, परंतु जोएल उसकी रिवॉल्वर हाथ से लेने पर आमादा था। होश में आओ, देवराज चौहान गुर्राया, परंतु जोएल बेखौफ से अपनी कोशिश में लगा रहा। देवराज चौहान ने अपनी कलाई आज़ाद करानी चाहिए, लेकिन जोएल ने एक हाथ से मजबूती से उसकी कलाई थाम रखी थी। देवराज चौहान ने अपना सिर खिड़की से भीतर करके अपनी कलाई को आज़ाद कराने की चेष्टा की। अगर तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। देवराज चौहान दांत पीछे क्या उठा। जोएल के होठों से गुर्राहट निकली और उसने अपनी कोशिश और तेज कर दी। देवराज चौहान ने दांत बींचकर हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर जोएल की तरफ मोड़ने की चेष्टा की। इस कोशिश में थोड़ी सी कामयाबी मिली तो टिगर पर टिकी उंगली दबा दी देवराज चौहान ने। बेहद मध्यम सा धमाका हुआ। जोएल के शरीर को तीव्र झटका लगा। अगले ही पल जोएल की पकड़ ढीली हो गई। देवराज चौहान का रिवॉल्वर वाला हाथ आज़ाद हो गया। गोली जोएल के पेट में लगी थी। उसने दोनों हाथ पेट पर रख लिए। रोड लाइट की रोशनी में उसका चेहरा पीड़ा से भरा दिख रहा था। उसने सिर उठाकर देवराज चौहान को देखा। वो चांदी के दांत वाला, वो लड़की और डेविड ब्राउन के बारे में बताओ। मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। देवराज चौहान बोला। तुम अपनी ज़िंदगी बचा सकते हो। तुम मरोगे, जोएल ने होठ पीछे कहा। वो लोग तुम्हें मार देंगे। कौन लोग? मुझसे तुम कुछ नहीं जान सकोगे। मैंने कुछ बताया तो वो मेरे परिवार को मार देंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा जोएल। तुम उनकी ताकत के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। जोएल ने थके स्वर में कहा। जगमोहन का है? मैं नहीं जानता। जगमोहन का मेरे गैंग से कोई वास्ता ही नहीं रहा। वास्ता है, उसने बापड़े से बात की थी। नीरा खोटे ने जगमोहन की बात बापड़े से कराई थी। वो जुदा बात है। जगमोहन का मेरे गैंग से कोई मतलब नहीं। मतलब कि वो तुम लोगों के पास नहीं? नहीं। तुम किन लोगों की बात कर रहे हो कि वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे? उनके बारे में बताओ। मैं कुछ नहीं बता सकता, जोएल बोला। देवराज चौहान ने हाथ में दबी रिवॉल्वर जोएल के सिर पर लगा कर कहा, अब तुम भी बलसार की तरह मरने जा रहे हो, क्योंकि तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे। सर में खतरनाक भाव थे। मारना है तो मार दो, अचानक मारो, बताकर मत मारो। इससे मुझे तकलीफ कम होगी। जोएल की आंखें बंद थी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर उसके सिर से लगाए रखी। उसे देखता रहा। जोएल की आंखें बंद थी। देवराज चौहान ने उसके सिर से रिवॉल्वर हटा ली और बोला, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें शूट करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जोएल ने तुरंत आंखें खोली। देवराज चौहान को देखा। मैं घायल हूँ, मुझे डॉक्टर तक पहुँचा। उसी पल देवराज चौहान का रिवॉल्वर वाला हाथ उठा और एक के बाद एक साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से दो मध्यम से धमाके हुए और जोएल के शरीर को तीव्र झटका लगा। एक गोली उसके माथे पर लगी थी, दूसरी चेहरे पर। स्टीयरिंग सीट पर शांत पड़ चुका था। उसकी हलचल खत्म हो गई थी। तुमने ही कहा था कि अचानक मारना, इससे तुम्हें तकलीफ़ कम होगी। मैंने ऐसे ही किया, तुम्हारी बात मानी। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में रखी और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर कठोरता थी। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 8 बजे सोहनलाल गोवा में। सोहनलाल की नींद खुली तो वो उठकर तैयार होने लगा। मन में था कि उस लड़की को वो जल्दी से ढूंढ निकाले, उसकी कोई खबर मिले, परंतु ये भी जानता था कि इतने बड़े गोवा में इस तरह एक लड़की को ढूंढ लेना आसान नहीं था। लेकिन सोहनलाल भी अपना काम पूरे किए बिना रहना नहीं चाहता था। सोहनलाल नहा धोकर तैयार हुआ और होटल से बाहर आ गया। 9:30 बज रहे थे। इस वक्त गोवा में सैलानी कम ही दिखते थे, क्योंकि गोवा की ज़िंदगी देर रात तक चलती थी। ऐसे में दिन की शुरुआत दोपहर बाद ही होती थी। सुबह के वक्त तो गोवा में ज़्यादातर स्थानीय लोग ही नज़र आते थे। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट भी 12 के बाद ही हलचल भरे दिखते थे। नाश्ता अवश्य किसी किसी होटल में मिल जाता था। आज सोहनलाल उस होटल से नाश्ता करके नहीं निकला जहाँ वो ठहरा हुआ था। आज वो किसी नए रेस्टोरेंट में जाना चाहता था कि नाश्ता भी हो जाए और पूछताछ भी हो जाएगी। सड़क पर चलते चलते वो अपने क्राउन होटल से काफ़ी आगे निकल आया कि तभी एक रेस्टोरेंट देखा जो कि 3 मंजिला था और लग रहा था कि ये बढ़िया होगा। यहाँ बाहर बैठने के लिए भी जगह थी।
छाया के लिए टेबल के ऊपर छाते लगा रखे थे। हवा चल रही थी, परंतु धूप भरी इस जगह पर सोहनलाल ने भीतर बैठना ही ठीक समझा और दरवाज़ा ढकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। भीतर एसी की ठंडक थी। शानदार रेस्टोरेंट था। इस वक्त बस दो ग्राहक ही बैठे दिखे। सोहनलाल ने एक टेबल संभाली और टेबल पर रखा मेनू खोलकर देखने लगा। मिनट भर में वेटर पानी ले आया। सोहनलाल ने नाश्ते का ऑर्डर किया तो वेटर चला गया। सोहनलाल के दिमाग में जगमान के लिए चिंता भरी हुई थी कि वो कैसा होगा। इतना तो वो स्पष्ट समझ चुका था कि जगमान किसी के बुने जाल में फंस गया था, वरना वो इतनी आसानी से किसी के मामले में उलझने वाला नहीं था, और उसी जाल में उलझकर वो लापता हो गया। देवराज चांद मामले की तह तक पहुंचने की चेष्टा में था, परंतु उसे भी अनजाने जाल में लपेटा जा रहा था। तभी वेटर नाश्ता ले आया। सोहनलाल नाश्ते में व्यस्त हो गया। 20 मिनट में उसने नाश्ता समाप्त और वेटर को कॉफ़ी के लिए कहा। वेटर जब कॉफ़ी लाया तो सोहनलाल ने जेब से लड़की की तस्वीर निकालकर वेटर को दिखाई। तस्वीर देखते ही वेटर चौंका, फिर तुरंत ही संभल गया। इसे गोवा में कहीं देखा है? सोहनलाल ने पूछा। 2 पलों की खामोशी के बाद वेटर ने कहा, मैंने नहीं देखा। किसी और से पूछकर बताओ, कोई खबर दोगे तो नोट मिलेंगे। सोहनलाल बोला, मैं कोशिश करता हूँ। वेटर ने तस्वीर ली और वहाँ से चला गया। वेटर सीधा ऊपर की मंजिल के एक कमरे में पहुंचा, जहाँ खूबसूरत ऑफिस बना हुआ था। टेबल के पीछे की कुर्सी पर 40 बरस का एक व्यक्ति 2 फाइलें खोले और कैलकुलेटर खोले हिसाब में व्यस्त था। कहो, उसने एक निगाह वेटर पर मारी। वेटर ने तस्वीर सामने रखते हुए कहा, एक आदमी तस्वीर दिखाकर मैडम के बारे में पूछ रहा है। उसने तस्वीर देखी, फिर अपना काम छोड़कर वेटर को देखने लगा। ये तस्वीर उसने दी? उसके होंठ सिकुड़े। हाँ, कहता है खबर दो, नोट लो। वो रेस्टोरेंट में बैठा है, वेटर बोला। वो व्यक्ति उठा और दीवार पर लगी स्क्रीन के नीचे लगे बटनों को चलाने लगा। जिसने तस्वीर दी उसे पहले कभी यहाँ देखा है? नहीं सर। तो वह पहली बार यहाँ आया है? मेरा तो यही ख्याल है। स्क्रीन रोशन हो उठी। वहाँ कई दृश्यों के दृश्य दिखने लगे, कई जगहों के दृश्य दिखने लगे। उसने रेस्टोरेंट के दृश्य पर स्क्रीन फोकस की, फिर सोहनलाल दिखा स्क्रीन पर। ये है, यही है सर। मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। तुमने पूछा नहीं कि मामला क्या है? नहीं पूछा, पूछता तो शक हो जाता। वो कुछ पल स्क्रीन पर नजर आ रहे सोहनलाल को देखता रहा, फिर टेबल के पास पहुंचकर इंटरकॉम का बटन दबाया और रिसीवर कान से लगाया। जी, उधर से आवाज़ आई। रेस्टोरेंट में नीली कमीज़ वाला व्यक्ति बैठा है। ये जब रेस्टोरेंट से निकले तो इसे उठा लो। समझ गया सर। साथ में और लोगों को भी ले लेना, शोर शराबा ना हो। इसे अपने किसी भी ठिकाने पर ले जाना। इससे कोई भी पूछताछ नहीं करनी है। इसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, बाकी फिर बताऊंगा। कहने के साथ ही उसने रिसीवर रखा और वेटर से बोला, ये तस्वीर उसे वापस दे दो, कह दो कोई खबर नहीं मिली। वेटर तस्वीर लेकर बाहर निकल गया। सर, वेटर तस्वीर को सोहनलाल के सामने रखता बोला, इन मैडम के बारे में कुछ पता नहीं चला। सोहनलाल ने तस्वीर जेब में रखी और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे हाथ से आने वाले नोट निकल गए। ये मैडम है कौन? मेरी बीवी है। मुझे छोड़कर ही किसी के साथ गोवा भाग आई है। ढूंढ रहा हूँ, सोहनलाल ने कहा। ओह, बिल ले आओ। कहते हुए सोहनलाल ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा। वेटर चला गया। कुछ मिनट बाद सोहनलाल रेस्टोरेंट से पैदल ही बाहर निकला और आगे बढ़ गया। वो सोच रहा था कि इस काम में उसे स्थानीय लोगों की सहायता लेनी होगी ताकि काम जल्दी हो जाए। फिलहाल सोहनलाल ने समंदर के किनारे बने होटल और रेस्टोरेंट में पूछताछ करने का फैसला किया। गोवा में आने या रहने वाले लोग समंदर किनारे ज़रूर आते रहते हैं। वो जगह यहाँ से पैदल के रास्ते पर ही थी। सोहनलाल उसी तरफ जा रहा था। दिन के इस वक्त होटल या रेस्टोरेंट वाले फुर्सत में होते हैं। उनकी बात ध्यान से सुन सकते हैं, लड़की के बारे में सोच सकते हैं। सोहनलाल इन्हीं बातों में उलझा आगे बढ़ रहा था। तभी उसके पास एक कार रुकी। उसमें 3 लोग थे। एक कार चला रहा था, 2 पीछे बैठे थे। कार के रुकते ही पीछे वाले दोनों बाहर निकले और सोहनलाल को पकड़कर कार में ठूसा। सोहनलाल चिल्लाते ही रह गया। दोनों उसके अगल बगल में बैठे। दरवाज़ा बंद हुए और कार तेजी से दौड़ती नज़रों से ओझल हो गई। अगला दृश्य, मुंबई। देवराज चौहान 11 बजे बंगले से कार पर निकला। वो सतर्क था, क्योंकि कल का दिन बहुत बुरा निकला था। उसके हाथों गुलाम, बलसार और जोएल मारे गए थे। जोएल ने कहा था कि उसने कुछ बताया तो वो लोग उसके परिवार को मार देंगे। देवराज चौहान के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि जोएल किन लोगों की बात कर रहा था। ऐसे कौन लोग हैं जिनसे जोएल भी डरता है, जबकि वो इतने बड़े गैंग का मालिक है। देवराज चौहान को कुछ नहीं पता था, परंतु इस बात का जवाब टोनी दे सकता था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। लेकिन देवराज चौहान को पूरा भरोसा था कि जोएल की मौत के बाद टोनी कहीं छिप गया होगा। उसे स्पष्ट महसूस हो गया होगा कि बलसार और जोएल के बाद उसकी बारी है। देवराज चौहान को अच्छी तरह याद था कि जब उसने जोएल के सामने डेविड ब्राउन का नाम लिया तो वो भड़क उठा था, आपे से बाहर हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? जोएल का डेविड ब्राउन से क्या वास्ता?
देवराज चौहान के सामने ढेर सारी उलझनें थी। सवाल उसके 50 थे परंतु जवाब एक का भी नहीं था। अब उसके सामने दो काम थे, टोनी को पकड़ना, डेविड ब्राउन को ढूंढना। गजानन पाटिल ने भी उसे छिपे तौर पर इशारा किया था कि जगमोहन को पाना है तो डेविड ब्राउन को ढूंढ। गजानन सब कुछ जानता था परंतु जाने किस वजह से वो सीधे सीधे बात नहीं कर रहा था। जिस तरह से अपने बॉडीगार्ड से भी छिपकर उसकी जेब में कागज़ डाला, वह इस बात को स्पष्ट करता था कि उसके आसपास के हालात ठीक नहीं है। कागज़ में उसने साफ कहा था कि उसके या सोनू सावंत के पास पहुंचने की कोशिश ना करे। देवराज चौहान ने सोचा कि आज टोनी को पकड़ने की चेष्टा करेगा, क्योंकि डेविड ब्राउन के मुकाबले टोनी तक पहुंचना आसान था। पर देवराज चौहान को यही लगता था कि बलसार या जोएल की तरह टोनी भी कुछ बताने वाला नहीं। परंतु देवराज चौहान ये भी सोचता था कि शायद टोनी इन दोनों की मौत देखकर मुंह खोल दे। कार चलाते हुए देवराज चौहान पीछे आने वाले वाहनों पर नज़र रख रहा था कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। देवराज चौहान उस जगह के बाहर पहुंचा जहाँ बापड़े का ऑफिस था, जहाँ से गुलाम भी धंधों को चलाना शुरू कर रहा था। वो 4 मंजिला इमारत थी। देवराज चौहान ने कार कुछ दूर रोकी और एक तरफ खड़ा होकर इमारत पर नज़र रखने लगा। वहाँ बहुत कम हलचल नज़र आ रही थी। एक चाय वाले से बात करने पर उसने दबे स्वर में बताया कि सामने वाली इमारत की चौथी मंजिल बाबड़े या गुलाम की थी। अब का पता नहीं। यानी कि गुलाम की मौत की खबर चाय वाले को भी मिल चुकी थी। चाय वाले ने बताया कि गैंग के कुछ खास लोगों को रात को किसी ने मार दिया, इसलिए कामकाज आज बंद है। देवराज चौहान चाय वाले के पास से हटा और इमारत में प्रवेश कर गया। चौथी मंजिल बाबड़े या गुलाम की थी। बाकी मंजिलों पर तो ऑफिस काम करते थे, बाहरी लोग भीतर जा सकते थे। भीतर जाकर देवराज चौहान ने लिफ्टमैन से जानकारी ली। लिफ्टमैन से टोनी के बारे में पूछने पर बताया कि वो मैनेजर है। टोनी के गैंग कामों को जोएल और बलसार के साथ संभालता है, परंतु रात उन दोनों को किसी ने मार दिया। टोनी आज नहीं आया। देवराज चौहान के पूछने पर उसने कहा कि उसे टोनी के घर का पता नहीं मालूम। देवराज चौहान बाहर आ गया। वो समझ गया कि टोनी अब खुले में नहीं आएगा, वो कहीं छिप गया होगा। ऐसे में उसकी तलाश में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। डेविड ब्राउन को ही तलाश करना ठीक होगा। गजानन पाटिल के मुताबिक डेविड ब्राउन उसे जगमोहन के बारे में बता सकता है। देवराज चौहान कार में बैठा हुआ सोहनलाल का नंबर मिलाया। नंबर नहीं लगा, स्विच ऑफ आ रहा था। जाने क्या मन में आया, देवराज चौहान ने जगमोहन का नंबर मिलाया तो बेल बज उठी दूसरी तरफ। हेलो, उधर से कॉल रिसीव की गई। देवराज चौहान ने पहचाना ये उसी मधुराव की आवाज़ थी। मधुराव? देवराज चौहान के होठों से निकला। तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ, मधुराव ही हूँ, देवराज चौहान। उधर से शांत स्वर कान में पड़ा। तुम चाहते क्या हो? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मत पूछो, क्योंकि ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता। रात मैं धारावी की झोपड़ी में गया था पर तुम वहाँ नहीं मिले। पता लगा कि तुम बातें बहुत करते हो, सवाल बहुत पूछते हो। बताया तो ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, पर रात तुमने अच्छा काम किया। गुलाम बलसार जोहल को शूट कर दिया। ये काम तो तुम्हें पहले ही कर देना चाहिए था। तो तुम मेरे काम से खुश हो? मैं नहीं, कोई और खुश है। कौन? फिर सवाल। तुमने जो कहना स्पष्ट कहो। तुमने कहा था बाजीराव तुम्हारा भाई है, पर बाबड़े का कहना था कि बाजीराव नाम का उसका कोई आदमी नहीं है। तुम वहाँ भी नहीं रहते जहाँ तुम मुझसे मिले। तुम पर तुमसे जो आशा लगाई थी वो काम तुमने कर दिया। जगमोहन का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हें जगमोहन चाहिए ना? हाँ। तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि वह ठीक ठाक है अभी तक तो। कहाँ है, किसके पास है? देवराज चौहान ने जल्दी से पूछा। मैं नहीं जानता, पर मेरी जानकारी के मुताबिक वो जिंदा है। तुम जोहेल बलसार से नहीं जान सके कुछ? तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ नहीं जान सका? देवराज चौहान का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मुझे इतना ही पता लगा। अब काम की बात सुनो। तुम्हें जगमोहन चाहिए। जगमोहन को पाने के लिए तुम्हें डेविड ब्राउन नाम के ड्रग स्मगलर के पास पहुंचना होगा। वो तुम्हें जगमोहन तक पहुंचा सकता है। जगमोहन डेविड ब्राउन के पास है? नहीं मालूम। डेविड ब्राउन कहाँ मिलेगा? मालूम होता तो ज़रूर बताता। मुझे बताओ ये सारा मामला क्या है? देवराज चौहान सख्त स्वर में क्या उठा। जितने तुम अनजान हो उतना मैं। मुझसे कहा गया है जब भी तुम्हारा फ़ोन आए तो मैं तुम्हें डेविड ब्राउन तक पहुंचने को कह दूं। मैंने ऐसे ही किया। तुम काबिल आदमी हो, अपना सफ़र तय कर सकते। तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे ये कह दो? इस बात का जवाब दिया तो मुझे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कहने के साथ ही उधर से मधुराव ने फ़ोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने फ़ौरन जगमोहन का नंबर मिलाया, परंतु दूसरी तरफ स्विच ऑफ आने लगा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोचें दौड़ने लगी। मधुराव किसी के कहने पर उससे बातें कर रहा है। पहले उसका रुख बापड़े की तरफ मोड़ा तो बापड़े के साथ साथ वो बलसार और जेल से टकरा गया। इस बीच वो चांदी के दांत वाला उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने लगा। उसकी हत्या कर देनी चाहिए उसने। जब उसने जोएल और बलसार को ख़त्म कर दिया तो अब मधुराव उसका रुख डेविड ब्राउन की तरफ मोड़ने लगा। बलसार और जोएल उस चांदी के दांत वाले या लड़की के बारे में बता सकते थे, परंतु उन्होंने मुंह नहीं खोला था। मरना पसंद किया।
गजानन पाटिल ने भी उसे डेविड ब्राउन की तरफ बढ़ने को कहा था। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि आखिर जगमोहन डेविड ब्राउन के चक्कर में कैसे आ गया। ऐसे लोगों के मामले में अकेला होते हुए वो दखल नहीं देगा, या बड़ी मजबूरी हो तो दखल देगा। मधुराव को कौन निर्देश दे रहा है कि उसे डेविड ब्राउन के बारे में वो बता दे? आखिरकार जगमोहन किसके लिए काम कर रहा था? वो कौन था? देवराज चौहान को लगा मामला और भी उलझने वाला है। लंबी सोच के बाद देवराज चौहान ने किसी को फ़ोन किया और कान से लगा लिया। विक्रम साठे का देवराज चौहान को नमस्कार। उधर से आवाज़ कान में पड़ी। एक काम है साठे। हुक्म। डेविड ब्राउन का नाम सुना होगा, ड्रग स्मगलर। सुना है, पर कुछ सालों से ये गायब है। ड्रग्स की दुनिया से अचानक गायब हो गया। उसके बाद इसकी खबर नहीं सुनी। मुझे इसकी ज़रूरत है, मिलना है इससे। ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ से विक्रम साठे ने कहा, इसकी खबर निकालनी होगी। इसे कहाँ से ढूंढा जाए? खार के तीसरे रास्ते के बंगले में रहता था ये, जब अचानक कहीं चला गया। 23 नंबर बंगला था। मैंने वो बंगला देखा हुआ है। साठे के सर में सोच के भाव थे। वैसे डेविड ब्राउन के कई ठिकाने थे मुंबई में। मुझे उन ठिकानों की लिस्ट चाहिए। मिल जाएगी। डेविड ब्राउन अचानक गायब हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ? पता नहीं, या तो उसने पहले बेच दी होगी, अगर वो सोच समझ कर गायब हुआ है तो। नहीं तो किसी ने उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली होगी। मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है, उधर से साठे ने कहा। कब से डेविड ब्राउन गायब है? 5 साल तो हो ही चुके हैं। डेविड ब्राउन जैसा इंसान 5 सालों से गायब हो तो उसे ढूंढ निकालना आसान नहीं होगा। विक्रम साठे की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ उसे ढूंढने की। डेविड ब्राउन की प्रॉपर्टी की लिस्ट मुझे ज़रूर देना। इसकी उम्र कितनी होगी? उम्र? साठे की आवाज़ में सोच के भाव है। 60 के करीब होगी। देखने में ही कैसा लगता है? लंबा गोरा चिट्टा चौड़ा सीना, आकर्षक व्यक्ति था, खतरनाक भी था, अपने काम में माहिर था। उसका परिवार था? मैंने तो नहीं सुना, पर एक लड़की से इसकी खासी पड़ती थी। सुनैना नाम था लड़की का। वो कई सालों तक डेविड ब्राउन के साथ रही थी। अब वो 50 की तो हो ही चुकी होगी, उधर से साठे ने बताया। सुनैना के बारे में कभी कुछ सुना कि वो कहाँ है? देवराज चांद ने पूछा। डेविड ब्राउन के अचानक कहीं चले जाने के बाद इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना। डेविड ब्राउन की कोई खबर मिले तो मुझे फ़ोन पर बताना। क्या कर देवराज चांद ने फ़ोन बंद किया और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मस्तिष्क में सोचें इतनी ज़्यादा थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने खार के तीसरे रास्ते पर जाने के लिए कार आगे बढ़ा दी। वो देखना चाहता था कि डेविड ब्राउन के उस बंगले पर कौन रह रहा था। सुनैना रह रही थी तो उससे पता चल सकता था कि डेविड ब्राउन के बारे में। अगर कोई और रह रहा था तो उससे भी कुछ जानकारी तो मिल सकती थी। कम से कम ये तो पता लग ही सकता था कि वो किस अधिकार से बंगले में रह रहा है। खरीदा है तो किससे खरीदा है? ये भी संभव था कि बंगला खाली पड़ा हो। कार ड्राइव करते देवराज चौहान की निगाह पीछे देखे जाने वाले शीशों पर भी बार बार जा रही थी कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। बैक बैक रियर व्यू से पीछे का दृश्य स्पष्ट नजर आ रहा था। वाहन कारें दिख रही थी। 10 मिनट बाद देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। उसे लगा कि काले रंग की एक कार उसके पीछे हो सकती है। हालांकि वो कार पीछे की 2 कारों से पीछे थी, लेकिन वो जिधर कार मोड़ता काले रंग की कार उधर ही मुड़ रही थी। ये इत्तेफाक भी हो सकता था, लेकिन मन में शक आया तो उसे क्लियर कर लेना ज़रूरी था। देवराज चौहान ने अगले मोड़ से कार को बाएं मोड़ दिया। शीशे के द्वारा नजरें पीछे ही थी। वो काली कार भी बाएं मुड़ गई। देवराज चौहान को यकीन होने लगा कि काली कार उसके ही पीछे है, परंतु पूरी तसल्ली करने के लिए कुछ आगे जाकर देवराज चौहान ने एक पान की दुकान के सामने कार रोकी और उतरकर दुकान पर जाकर सिगरेट का पैकेट लिया और वापस कार में आ बैठा। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान नाच उठी थी। काली कार काफ़ी पीछे ही रुक गई थी। स्पष्ट था कि वो कार उसका पीछा कर रही है। शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कार आगे बढ़ा दी। अब खार की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी, पहले पीछा करने वाले को देखना था। मन ही मन देवराज चौहान ने सोचा कि अगर पीछा करने वाला उसके हाथ आ जाता है तो उससे काफ़ी कुछ पता चल सकेगा। इसके लिए उसे किसी सुनसान जगह पर जाने की ज़रूरत थी। शीशे द्वारा देवराज चौहान ने कार चलाने वाले की सूरत देखने की चेष्टा की, परंतु कार करीब 80 फीट पीछे थी। ऊपर से सड़क किनारे मौजूद पेड़ों की छाया की परछाई काली कार के शीशे पर पड़ रही थी। ऐसे में कार के भीतर कुछ नहीं दिख पाया। काली कार उसकी कार के पीछे रहकर पीछा कर रही थी। वो पास नहीं आ रही थी। रह रहकर बीच में अन्य वाहन आ जाते थे। देवराज चौहान सोच चुका था कि उसे कहाँ जाना है। वो कार को आगे बढ़ाता रहा। काली कार पीछे लगी रही। देवराज चौहान जानता था कि पीछा करने वाला जो भी था उसका जगमोहन के लापता होने से वास्ता ज़रूर है। करीब आधा घंटा इसी तरह पीछा होता रहा। देवराज चौहान उस इलाके में पहुंच चुका था जहाँ बहुत कम ट्रैफिक होता था और आगे जाकर बंगले जैसी जगह थी जहाँ घने और गहरे पेड़ भी थे। वो जगह बेहतर थी पीछे आने वाले से निपटने के लिए। 5 मिनट बाद देवराज चौहान ने कार को सड़क किनारे रोका और फुर्ती से उतरकर बाईं तरफ बने जंगल में प्रवेश करता चला गया। 2 मिनट बाद ही वो पेड़ की ओट में खड़ा सड़क की तरफ देख रहा था। तभी उसकी कार के पीछे काली कार आ रुकी। देवराज चौहान देखता रहा।
कार के शीशे काले होने की वजह से भीतर कुछ नहीं दिख रहा था। तभी देवराज चौहान ने ड्राइविंग डोर खोलते देखा। जो व्यक्ति बाहर निकला उसे देखकर देवराज चौहान के शरीर में तनाव उठ खड़ा हुआ। वो चांदी के दांत वाला हत्यारा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और रिवॉल्वर निकालकर हाथ में लेने के पश्चात जंगल की तरफ आने लगा। देवराज चौहान ने खुद को पूरी तरह पेड़ के तने की ओट में छिपा लिया। देवराज चौहान जानता था कि इस इंसान में भरपूर ताकत है। इसके हाथ से मुकाबला करना आसान नहीं है। 2 बार पहले भी देवराज चौहान से टकरा चुका था, परंतु तब देवराज चौहान इससे टकराने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब इस पर काबू पाने की सोच चुका था देवराज चौहान। देवराज चौहान चाहता तो इस वक्त वो आसानी से शूट कर सकता था, पर शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं होना था। ये उसे कई बातें बता सकता था, हालातों से वाकिफ़ करा सकता था, जगमोहन के बारे में बता सकता था, क्या चल रहा है वो बता सकता था, उसे सारे मामले की जानकारी दे सकता था। ऐसे इंसान का ज़िंदा रहना ज़रूरी था। तब तक तो ज़रूरी था जब तक उसके सवालों के जवाब नहीं दे देता। देवराज चौहान इसका मुकाबला करने का मन बना चुका था, परंतु उसके बाएं हाथ में रिवॉल्वर थी। वो सीधे सीधे उसे शूट करने का इरादा रखता था। देवराज चौहान पूरी तरह पेड़ के तने के पीछे था और बेहद सतर्क था। वो जानता था कि उसकी ज़रा सी लापरवाही उसकी जान ले सकती थी। ये आदमी बेहद सतर्क रहने वाला था, क्रूर था और फुर्तीला था, ताकतवर था। उसका मुकाबला करना मेहनत का काम था। देवराज चौहान ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। गोली चलाने की ज़रूरत भी पड़ सकती थी। देवराज चौहान के कानों में कदमों की सरसराहट पड़ी। वो पास आ चुका था। देवराज चौहान ने पेड़ के तने से पीठ सटाकर सांसें रोक ली। अब कदमों की सरसराहट नहीं आ रही थी। शायद वो अपनी जगह पर रुका, आसपास देखता सोच रहा होगा कि देवराज चौहान कहाँ हो सकता है। देवराज चौहान अभी तक अपनी सांसें रोके था, किसी की आहट की सुनने के इंतज़ार में था। आहट पुनः सुनाई दी। वो फिर आगे बढ़ने लगा था। अब आहट बेहद करीब से पेड़ के पीछे से आ रही थी। तो क्या उसे पता चल गया कि वो इस पेड़ के पीछे है? उसने उसकी झलक पा ली है क्या? तभी देवराज चौहान को दाईं तरफ 2 कदम दूर रिवॉल्वर थामे हाथ की झलक मिली। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। वो चाह कर भी हाथ में दबी रिवॉल्वर से उसके रिवॉल्वर वाले हाथ का निशाना नहीं ले सकता था, क्योंकि वो बेहद करीब था, फायर करने की पोजीशन में था, जबकि उसे गोली चलाने से पहले थोड़ी हरकत करनी पड़ती, हिलना पड़ता, और इतने में ही उसे उसकी स्थिति का पता चल जाना था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जाहिर था कि उसे पता है कि वो पास में ही कहीं छिपा है। चंद पलों में ही दोनों ने सामने होना था। उसने 1 या 2 कदम और उठाने थे कि तभी उसने 1 कदम और आगे बढ़ाया। अब वक्त नहीं था। देवराज चांद उसी पल फुर्ती से घूमते हुए जूते की ठोकर वेग के साथ उसकी रिवॉल्वर काली कलाई पर दे मारी। चांदी के दांत वाले को भी पता चल गया कि क्या होने जा रहा है, परंतु उसे इतना वक्त नहीं मिला कि संभल पाता। ठोकर रिवॉल्वर वाले हाथ पर जबरदस्त ढंग से पड़ी थी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर कहीं दूर चली गई। देवराज चांद ने अपने हाथ में दबी रिवॉल्वर वाला हाथ आगे किया कि तभी उसका स्टील के घूंसे वाला दायां हाथ घूम चुका था, जो कि देवराज चांद के रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ा। देवराज चांद का हाथ पीड़ा से झंझना उठा। रिवॉल्वर हाथ से निकल गई। देवराज चांद तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। चांदी के दांत वाला उसे देखते हुए खतरनाक भाव से मुस्कुरा पड़ा। इससे उसका चांदी का पूरा दांत चमक उठा। उसकी आंखों में क्रूरता के भाव दिख रहे थे। वो ज़रा भी तनाव में नहीं था। देवराज चौहान ने अपने रिवॉल्वर को देखा, जो कि 6-7 कदम दूर पड़ी थी। उसकी नज़रों को पहचान कर चांदी के दांत वाला देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान धीमे धीमे कदम पीछे हटाने लगा। नज़रें उस पर थी। मुझे पता था कि तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, चांदी के दांत वाला सरसराते स्वर में बोला। इस पर भी तुम इस जगह पर आ गए। मुझे अच्छा लगा। तुम्हें मारने में आसानी होगी। इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे। तुमने बहुत नुकसान कर दिया। कैसा नुकसान? देवराज चौहान पीछे हटते बोला। तुम्हारी वजह से बापड़े को मारना पड़ा, फिर तुमने गुलाम जोइल परसाल को मार दिया। ये नुकसान नहीं तो और क्या है? लंबी कोशिश के बाद सोनू सावंत के साथ होने वाली मीटिंग टालनी पड़ी। वो पुनः बोला। ये सब क्या चल रहा है मुझे बताओ, देवराज चौहान ने कहा। तुम मरने जा रहे हो। ऊपर जाकर जोइल परसाल से पूछना, वो बता देंगे। तुम क्यों नहीं बताते? बातें बताना मेरे काम का हिस्सा नहीं है। मेरा काम तुम जैसों की हत्या करना है। तुम डेविड ब्राउन के लिए काम करते हो? डेविड ब्राउन के नाम पर उसके माथे पर बल पड़े फिर गायब हो गए। नहीं, मैं डेविड ब्राउन के लिए काम नहीं करता। डेविड ब्राउन का इस मामले से क्या वास्ता है? पीछे होता देवराज चौहान एकाएक लड़खड़ाया। पीछे झाड़ियाँ थी। संभाल नहीं सका, बुरी तरह लड़खड़ाते झाड़ियों पर जा गिरा, परंतु नजर चांदी के दांत वाले पर ही थी। उसे गिरते पाकर उसने उस पर छलांग लगा दी, तो देवराज चौहान ने झाड़ियों की चुभन की पीड़ा को भूलकर दोनों टांगें तुरंत एक साथ ऊपर उठा दी। चांदी के दांत वाला उसके जूते से जा टकराया। छाती जूतों पर लगी। इसके साथ ही देवराज चौहान की टांगें एक तरफ घूमी तो चांदी के दांत वाला भी उधर गिरकर जमीन पर लुढ़कता चला गया। देवराज चौहान बिजली की सी तेजी से उठा और उस पर दौड़ा जब रिवॉल्वर गिरी थी।
जल्दी वो रिवॉल्वर के पास था और झुककर रिवॉल्वर उठाने जा रहा था कि उसके कूलों पर जबरदस्त ठोकर पड़ी। देवराज चौहान बुरी तरह आगे को लुढ़कता चला गया। 6-7 कदम आगे जाकर संभलता और उठ खड़ा हुआ। अब उसकी रिवॉल्वर चांदी के दांत वाले के हाथ में दबी नजर आ रही थी। देवराज चौहान सतर्क हो गया। यहाँ तुम हो, मैं हूँ। हमारे बीच रिवॉल्वर की ज़रूरत नहीं। मुझे हाथों से मारने में मज़ा आता है, कहकर उसने रिवॉल्वर को दूर फेंक दिया। तुम पछताओगे तुम पछता तो रहे होगे कि इस सुनसान जगह पर क्यों आ गए। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराया, फिर बोला, मुझे जानते हो? डकैती मास्टर देवराज चौहान हो तुम। होगे, मेरी नज़रों में तो मामूली हो, कहकर वो पुनः आगे बढ़ा। देवराज चौहान एकाएक उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसने फौरन दोनों हाथ आगे किए देवराज चौहान को पकड़ने के लिए। एक हाथ की उल्टी तरफ स्टील लिपटा था, जबकि देवराज चौहान का इरादा उसके पेट में सिर मारकर उसके पैर उखाड़कर उसे गिरा देने का था। परंतु स्टील वाला हाथ आगे आ जाने से गड़बड़ा गया। अब हाथ आगे था और उसके सिर या गर्दन में लगने वाला था। ज़बरदस्त चोट लगनी थी उसे। तभी देवराज चौहान ने अपनी दिशा बदल दी और वह एक तरफ ज़मीन पर गिरता चला गया। ये सब चंद पलों में ही हो गया। चांदी के दांत वाला उसकी तरफ घूमा। देवराज चौहान तब तक खड़ा हो चुका था। तुम इतने बहादुर नहीं हो, देवराज चौहान बोला। बहादुर होते तो हाथ पर स्टील बांधे नहीं फिरते। तुम्हारी बात सुनकर मैं इसे हटाने वाला नहीं, उसने कहा और देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। उसी पल देवराज चौहान उछला, उसकी दोनों टांगें उसकी छाती पर पड़ी। वो बुरी तरह लड़खड़ाया और 3-4 कदम पीछे हट गया। इस वार के साथ ही देवराज चौहान ने खुद को खड़ा कर लिया था। वो जानता था कि इसके पकड़ में आने में बहुत खतरा है, इसकी बाहों में दम है और फिर ये उसे छोड़ने वाला नहीं। इससे निपटने के उपाय देवराज चौहान के मस्तिष्क में उभर रहे थे। तभी अपना स्टील वाला हाथ हवा में हिलाता बोला, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। सही कहा, तुम्हारे शरीर में ताकत बहुत है। मैं पिछली बार पहचान गया था, देवराज चौहान ने कहा। उसकी निगाह आसपास घूम रही थी कि जैसे किसी चीज़ को तलाश कर रही हो। अगर तुम शुरू से मेरी बात मानकर इस मामले से पीछे हट जाते तो तुम्हारे लिए ठीक रहता। देवराज चौहान तुरंत एक तरफ बढ़ गया। चांदी के दांत वाला सतर्क को उठा। देवराज चौहान एक 6 फीट ऊंची झाड़ी के पास पहुंचा, जो कि फैली हुई थी। उसकी पतली लंबी टहनियाँ 4-5 फीट लंबी थी। चांदी के दांत वाले से सतर्क देवराज चौहान ने चुनकर झाड़ी की एक टहनी तोड़ी। चांदी के दांत वाले से सतर्क देवराज हाँ सतर्क देवराज चौहान ने चुनकर झाड़ी की एक टहनी तोड़ी और उस पर से पत्ते हटाकर उसे अच्छी तरह देखा। वो ताज़ी थी, हरी थी, इतनी मुलायम थी कि उसे आसानी से किसी डोरी की तरह मोड़ा जा सकता था और डोरी की तरह ही मजबूत थी। चांदी के दांत वाला उसे आंखें से कोड़े देख रहा था। देवराज चौहान ने आधा इंच से आधी व्यास वाले टहनी को थामे चांदी वाले दांत को देखा। मैंने ये बात कई बार देखी है कि जब इंसान मौत के करीब होता है तो अजीब अजीब ना समझ में आने वाली हरकतें करने लगता है। तुम्हारा अंदाज भी कुछ ऐसा है, चांदी के दांत वाला बोला। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। एकाएक चांदी के दांत वाला तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और फिर छलांग लगा दी। इस बार देवराज चौहान ने उसकी झपट से बचने की खास चेष्टा नहीं की। चांदी के दांत वाला उसी से टकराया तो गिरने से पहले ही उसकी बाँह थामी और खुद को गिरने से बचाया। तब तक चांदी के दांत वाले की दूसरी बाँह देवराज चौहान की कमर से लिपट चुकी थी, परंतु वो टहनी अभी तक देवराज चौहान के हाथ में थी। देवराज चौहान ने उसी पल जोरों से घूसा उसकी आंख पर मारा। वो बुरी तरह से बिलबिला उठा, तड़पा। पकड़ ढीली हुई कि देवराज चौहान ने दोबारा घूसा उसकी आंख पर मारा। वो चीख उठा। गुस्से में वो पागल हो गया और स्टील के हाथ वाला घूसा देवराज चौहान के सिर पर दे मारा। देवराज चौहान के आंखों के सामने लाल पीले तारे नाच उठे। बेपनाह दर्द हुआ सिर में। लंबे पलों तक स्पष्ट कुछ नहीं दिखा। फिर उसे कानों के दोनों तरफ गीला गीला महसूस हुआ, जैसे सिर से बहकर लकीर नीचे की तरफ आ रही हो। वो खून था, सिर फट सा गया था स्टील के घूंसे से। वो अभी तक चांदी के दांत वाले की पकड़ में था। टांगें कुछ मुड़ रही थी, परंतु उसने उसे गिरने नहीं दिया। चांदी के दांत वाले की आंख सूजकर फूल गई थी, लाल हो गई थी आंख। स्पष्ट था कि तकलीफ तो उसको भी बहुत हो रही होगी, परंतु वो अपने पर काबू पाए हुए था। देवराज चौहान को पुनः दिखना शुरू हो गया। लाल पीले तारे गायब हो गए थे। कानों के पास खून और सिर के घाव को महसूस किया। सिर की चोट में दर्द उठने लगा था। वो अभी तक उसकी पकड़ में था। देवराज चौहान को सबसे पहले टहनी दिखी, जो अभी भी उसके हाथ में थी। एकाएक उसने देवराज चौहान को छोड़ा तो देवराज चौहान जमीन पर जा गिरा। गहरी गहरी सांसें लेने लगा, सिर चकरा रहा था। उसी पल उसकी जोरदार ठोकर पेट में पड़ी। देवराज चौहान चीख उठा। आंखें पूरी तरह खुल गई। नीचे पड़े उसको देखा। वो इस हैवान की तरह लग रहा था। देवराज चौहान ने पुनः उसकी ठोकर हवा में घूमती देखी। उसी क्षण देवराज चौहान ने हवा में लहराते हुए उसका जूता पकड़ा और पीछे को धक्का दिया। चांदी के दांत वाला अपना बैलेंस ना संभाल पाया और लड़खड़ाता पीछे को जा गिरा। देवराज चौहान सब कुछ भूलकर उस पर बाज की तरह झपटा। नीचे गिरते ही उसने तुरंत खड़े होने की चेष्टा की कि तभी उसके पीछे पहुंच चुके देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी पतली सी मुलायम
टहनी को डोरी की तरह इस्तेमाल किया और उसके गले में डालकर दोनों हाथों से पीछे की तरफ खींचने में पूरी ताकत लगा दी। देवराज चौहान का चेहरा सुर्ख हो उठा। चांदी के दांत वाला तड़पा। उसका चेहरा भी दम घुटने से लाल होने लगा था। उसने हाथ से गले में लिपटी टहनी को अलग करना चाहा, लेकिन वो गले में दबी होने के कारण हाथ नहीं आ सकी। देवराज चौहान ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। चांदी के दांत वाले ने पीछे मौजूद देवराज चौहान को पकड़ना चाहा, परंतु सफल नहीं हुआ। उसने देवराज चौहान के हाथों को जुदा करना चाहा, लेकिन चेष्टा में कामयाब नहीं हो सका। टहनी रूपी डोरी का दबाव इस हद तक बढ़ चुका था कि अब दम घुटने लगा था। चांदी के दांत वाला तड़प उठा। तभी उसके हाथ में पीछे से अपने ऊपर झुके देवराज चौहान के सिर के बाल आ गए तो उसने बालों को खींच दिया। देवराज चौहान के सिर में तीव्र पीड़ा उठी। वो उसके कंधे से टकराता आगे को जा गिरा। चांदी के दांत वाला लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अपने गले पर हाथ फेर रहा था। देवराज चौहान फौरन उठकर कुछ दूर हो गया। उसका चेहरा खून से भरा पड़ा था। स्टील के घूंसे ने सिर में घाव बना दिया था जहां से खून रिस रहा था, लेकिन अब बंद हो चुका था। अब चांदी के दांत वाले की मौत भरी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी थी। उसकी एक आंख सूजकर लाल हो चुकी थी। एकाएक वो उठ खड़ा हुआ, देवराज चौहान की तरफ लपका। देवराज चौहान उस पर झपट पड़ा। उसने स्टील वाला घूंसा हवा में चलाया, परंतु दोनों के करीब आ जाने की वजह से घूंसा ज़्यादा काम का साबित नहीं हो सका। सिर में चोट लगी होने की वजह से देवराज चौहान को रह रहकर चक्कर आ रहा था। तभी देवराज चौहान के हाथ उसकी बाई कलाई पर आ गई तो देवराज चौहान दोनों हाथों से उसकी कलाई थामे घूमता चला गया। पास पतला सा पेड़ था जिसके तने से कलाई टकराई और घूम गई। कड़ाक! हड्डी टूटने की आवाज़ उभरी। चांदी के दांत वाला गला फाड़कर चीख उठा। उसकी कलाई की हड्डी टूट गई थी। देवराज चौहान फौरन पीछे हटता चला गया। उसकी भी हालत ठीक नहीं थी। उसे लग रहा था कि अभी चकराकर नीचे गिर पड़ेगा। सिर में बहुत दर्द था। जख्म था। कभी कभी आंखों में भी धुंधला सा नजर आने लगता। ऐसी स्थिति में खुद को संभाल पाना कठिन था। मुकाबला करने की बात तो दूर थी, इस हाल में भी ये बात बार बार उसके मन में आ रही थी कि चांदी के दांत वाले व्यक्ति की कलाई टूट चुकी है। उसके पास बेहतर मौका इस वक्त उसे खत्म करने का, परंतु चकराता सिर उसको किसी काबिल नहीं छोड़ रहा था। लड़खड़ाते हुए देवराज चौहान दूर नजर आ रही अपनी कार की तरफ चल पड़ा, जो कि सड़क किनारे खड़ी थी। बीच में कई बार लगा कि गिर जाएगा, परंतु संभला रहा और अपनी कार तक पहुंच गया। किसी प्रकार कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट की। तभी पीड़ा से अधखुली निगाह जंगल की तरफ गई। चांदी के दांत वाला दौड़ता हुआ इस तरफ आ रहा था। उसका बायां हाथ कलाई से टेढ़ा होकर लटका हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव दिख रहे थे। वो दाएं हाथ का स्टील वाला घूंसा हवा में लहराते उसे रुकने को कह रहा था। जैसे तैसे देवराज चौहान ने 4-5 किलोमीटर तक कार चलाई, फिर कार को सड़क किनारे ले जा रोका। चक्कर आ रहे थे, कार चला पाना संभव नहीं था। मोबाइल निकालकर देवराज चौहान ने विक्रम साठे का नंबर मिलाया। फ़ोन कान से लगाया, तभी साठे की आवाज़ कानों में पड़ी। डेविड ब्राउन के बारे में पता करने में लगा। साठे। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर थमी आवाज़ में बोला, मैं घायल हूँ, मेरे सिर में चोट लगी। तुम कहाँ हो, बताओ मुझे। उधर से साठे ने तेज स्वर में कहा। देवराज चौहान ने बताया वो कहाँ है, फिर फ़ोन बंद करके स्टेयरिंग पर रख दिया। अगला दृश्य। देवराज चौहान की आंख खुली तो कई पलों तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। ड्रिप लगी हुई थी। दिमाग पर दवाओं का असर चढ़ा हुआ था। आंखें पूरी नहीं खुल पा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका सिर और चेहरा बैंडेज से ढका हुआ है। चेहरे पर बैंडेज का कसाब महसूस हुआ। अधखुली आंखें इधर उधर घुमाई तो उसे सफ़ेद कपड़ों में नर्स दिखी, जो पास की कुर्सी पर बैठी नींद के झोंके ले रही थी। ड्रिप के स्टैंड को देखा, उसके बाद बाई लंबे लंबे स्टूल पर सोए किसी को देखा। वो विक्रम साठे था। देवराज चौहान फौरन पहचान गया। तभी देवराज चौहान के मस्तिष्क में चांदी के दांत वाले का चेहरा चमका। उसे याद आया कि जब वो कार में बैठा था तो वो टूटी कलाई लटकाए उसकी तरफ चेहरे पर पीड़ा समेटे भागता आ रहा था। उसे रुकने का इशारा कर रहा था, उसकी जान ले लेना चाहता था, परंतु उसने कार आगे बढ़ा दी थी। देवराज चौहान के सिर के घाव की वजह से ऐसा बुरा हाल हो गया था कि होश को काबू में रखना मुमकिन नहीं हो रहा था। साठे को फ़ोन करने के बाद उसे कुछ होश नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। पूरी तरह होश गंवा बैठा था। देवराज चौहान ने हाथ से अपनी पट्टियों से भरा चेहरा टटोला, फिर सिर को छुआ जहाँ पर टोप की भांति पट्टियाँ सिर पर चढ़ी हुई थी। देवराज चौहान सोचता रहा। जगमोहन की याद आई कि वो जाने किस हाल में कहाँ पर रह रहा होगा। वो तब डेविड ब्राउन के उस बंगले पर जा रहा था जहाँ लापता होने या अंडरग्राउंड होने से पहले डेविड ब्राउन रहा करता था, कि चांदी के दांत वाले को अपना पीछा करते पाया। वो सच में ताकतवर है। उसके वार घातक थे और दूसरे के वार उस पर खास असर नहीं करते थे। वो सफल हत्यारा था।
उसका स्टील वाला घूसा जबरदस्त हथियार था। कनपटी पर पड़े तो सामने वाले का काम एक ही घूसे में हो सकता था। उसके सिर की हालत भी स्टील के सिर्फ एक ही घूसे में हो गई थी। हथेली के उल्टी तरफ बहुत सोच समझ कर स्टील मड़ा हुआ था। देवराज चौहान जानता था कि अब उससे पीछा नहीं छूटा। वो फिर किसी मोड़ पर सामने आ जाएगा। वो उसे हर हाल में मार देना चाहता है। जाने वो कौन है जिसके आदेशों का पालन कर रहा है। अभी तक हालातों का रुख देवराज चौहान के सामने क्लियर नहीं था। जिसके पास जगमान का फ़ोन था वो भी रहस्य से भरी बातें कर रहा था। स्पष्ट कुछ नहीं बताता था। वो भी किसी के कहने पर ही जगमान का फ़ोन खोलता या बंद करता था। किसी के कहने पर ही उसे मैसेज कर देता था। उतना ही कहता था जितना कि उसे पीछे से कहा जाता था। और किसी के कहने पर वो ये सब बातें कर रहा है उसके बारे में बताने को तैयार नहीं था। कुछ तो तगड़ा चल रहा है जिसकी उसे खबर नहीं है। कुछ तो गंभीर बात है जिसकी वजह से किसी ने जगमान को पकड़ रखा है। क्या वो किसी डेविड क्या वो डेविड ब्राउन है? इन सवालों के जवाब पाने में देवराज चौहान को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ रही थी, परंतु जवाब उससे दूर थे। बल्कि उसे रास्ते से हटाने की चेष्टा की जा रही थी। मामला गंभीर हो चुका था। गजानन पाटिल से मामले के बारे में जाना जा सकता था, परंतु उसकी उससे मुलाकात रहस्य के घेरे में थी। अपने गनमैनों की निगाहों से बचकर उसकी जेब में मैसेज का कागज़ डालना बहुत कुछ कह जाता था। कागज़ में उसने स्पष्ट लिखा था कि दोबारा उसके या सोनू सावंत के पास जाने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। गजानन पाटिल ने भी डेविड ब्राउन की तलाश करने को कहा था। सब सोचें देवराज चौहान के मस्तिष्क में गुड़मुड़ होने लगी। आंखें भारी हो गई। उसने करवट ली तो नर्स को उसके होश में आने का पता चला। वो फौरन पास पहुंची। होश आ गया आपको? देवराज चौहान ने नर्स को देखा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नर्स ने पूछा। ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। आप यहाँ सुरक्षित हैं, नर्स बोली। ये साहब आपको यहाँ लाए और ये नर्सिंग होम है। डॉक्टर साहब इन साहब को जानते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि होश आने पर आप ठीक महसूस करेंगे। मेरे सिर को क्या हुआ? सिर के बीचों बीच गहरी चोट आई है, सिर फट गया। आप किस्मत वाले हैं कि बच गए। अगर घाव थोड़ा सा और गहरा होता तो आपके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता था। ऐसा होना घातक भी रहता, नर्स ने बताया। मतलब कि अब कोई खतरा नहीं? नहीं। भूख लग रही है, खाने को कुछ मिलेगा? इस वक्त तो कॉफ़ी और बिस्किट ही मिल सकते हैं। थोड़ा सा ही चाहिए, देवराज चौहान बोला। मुझे तकियों के सहारे बिठा दो। देवराज चौहान को बिठाने के बाद नर्स जाने लगी तो देवराज चौहान ने पूछा, वक्त क्या हुआ है? सुबह के 4 बज रहे, कहकर नर्स बाहर निकल गई। विक्रम साठे 45 बरस का मध्यम कद काठी का सेहतमंद पक्के रंग वाला व्यक्ति था। पूरी जिंदगी अंडरवर्ल्ड के धंधों में ही बीती थी। छोटे छोटे काम करके अपना काम चलाता रहता था और अब भी इसी तरह जिंदगी बिता रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन से पुरानी पहचान थी। साठे को जब भी रुपए पैसे की ज़रूरत होती तो मांग लेता था और बाद में आराम से पैसा होने पर वापस कर देता था। ज़रूरत पड़ती तो किसी छोटे काम में देवराज चौहान या जगमोहन उसकी सहायता ले लिया करते थे। विक्रम साठे से देवराज चौहान के संबंध काफ़ी अच्छे थे। कॉफ़ी और बिस्कुट खाने के बाद देवराज चौहान ने 4 घंटों की नींद ली। अब 8 बजे आंख खुली तो विक्रम साठे को नर्स वाली कुर्सी पर बैठ के समीप ही बैठे। नर्स वहाँ नहीं थी। बढ़िया लग रहे हो देवराज चौहान भाई, साठे मुस्कुरा कर क्या उठा। देवराज चौहान भी मुस्कुराया, खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। तुमने कल मुझे ढूंढ लिया था? देवराज चौहान बोला। हाँ, तुम्हारी कार सड़क के किनारे खड़ी देख ली थी तो मैं फ़ोन करता रहा पर तुमने कॉल रिसीव नहीं की। तुम्हारे पास पहुंचा तो देखा तुम पूरी तरह घायल और बेहोश हो। साठे के स्वर में गंभीरता आ गई। ये अच्छा हुआ कि तुमने बेहोश होने से पहले मुझे फ़ोन कर दिया, वरना किसी ने तुम्हारी ये हालत देखकर पुलिस को फ़ोन कर देना था और इस वक्त तुम पुलिस के घेरे में होते। मैं तुम्हें अपनी कार में डालकर सीधा यहाँ लाया। डॉक्टर अपना है, अब सब ठीक है। अगर सिर का जख्म कुछ गहरा होता तो तुम्हारा काम हो गया होता। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मामला क्या है? तुम क्या काम कर रहे हो? विक्रम साठे की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। कुछ क्षण चुप रहकर देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, 2.5 हफ्ते पहले मैं मलेशिया गया था। मेरे पीछे से जगमन किसी की सहायता की खातिर एक 14 साल की लड़की को ढूंढने का काम कर रहा था कि वह अचानक गायब हो गया। गायब हो गया मतलब? लापता हो गया। ओह, तब से जगमोहन को ढूंढ रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। नहीं मिला? नहीं। इस मामले में कौन लोग हैं? उससे पूछ। उससे पूछा होगा जिसके लिए जगमोहन काम कर। मैं नहीं जान पाया कि जगमोहन किसके लिए काम कर रहा था, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह मामला इस हद तक उलझ चुका है कि मुझे लगता है कि जगमोहन ने किसी बड़े मामले में हाथ डाल दिया था, जिसका एहसास उसे भी तब हुआ होगा जब वो फंस गया होगा। 14 साल की लड़की को ढूंढने का मामला बड़ा कैसे हो सकता है? साठे बोला। मेरी हालत देखकर भी नहीं समझ रहा है। मैं जगमोहन को ढूंढ रहा हूँ, मुझे रोका जा रहा है, यहाँ तक कि मेरी हत्या करने की बार बार कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है ऐसा? विक्रम साठे के माथे पर बल दिखने लगे। ये जानने के लिए तुम्हें अब तक का सारा मामला समझाना होगा, देवराज चौहान ने बताया। मुझे बताओ, 1 मिनट। क्या जगमोहन सही सलामत तो है? लगता तो है कि वो ठीक है, देवराज चौहान ने कहा। मेरा फ़ोन किधर है? विक्रम साठे ने अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर उसे दिया। तुम्हारा फ़ोन? सोहन लाल का कोई फ़ोन आया?
देवराज चौहान ने पूछा। मेरे फ़ोन पर? नहीं, मैंने उसे किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। देवराज चौहान सोहनलाल का नंबर मिला था क्या उठा? इस वक्त वो किसी काम के सिलसिले में गोवा गया है। नंबर मिलाकर देवराज चौहान ने फ़ोन कान से लगा लिया। अगले ही पल उधर से अभी भी स्विच ऑफ का स्वर आने लगा। अजीब बात है, सोहनलाल इतनी देर फ़ोन बंद नहीं रख सकता। उसे पता है मैं फ़ोन करूँगा। ये हो क्या रहा है? मुझे बताइए सारा मामला क्या है? साठे क्या उठा? देवराज चौहान ने सब कुछ बताया। आधा घंटा लग गया बताने में। विक्रम साठे के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। वो सोचों में डूबा टकटकी बांधे देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान की कई बातों को समझने की चेष्टा कर रहा था। गजानन पाटिल तक पहुंचने का कोई जुगाड़ है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, साठे ने इनकार में सिर हिलाया। सोनू सावंत तक? साठे ने पुनः इनकार में सिर हिलाया। फिर बोला, यह मामला काफ़ी गहरा लग रहा है। लग नहीं रहा, गहरा है। चांदी के दांत वाले हत्यारे को जोहेल और बरसात जानते थे, परंतु उन्होंने उसके बारे में नहीं बताया। नहीं बताया। जोहेल ने इतना ज़रूर कहा कि अगर उसने मुंह खोला तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। देवराज चौहान ने कहा। कौन करेगा ऐसा? वो मुंह नहीं खोलना चाहता था। और जगमान के बारे में उसका कहना है कि उसकी उन्हें खबर नहीं। हाँ, अजीब बात है। वो चांदी के दांत वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं, परंतु जगमान के बारे में नहीं। विक्रम साठे बोला। और वो लड़की जिसके बाल पीछे से डिज़ाइनदार थे, वो? जोएल बरसार उसे भी जानते थे, लेकिन उसके बारे में भी बताने को तैयार नहीं थे। ये तो परेशान करने वाला मामला है। उनका तीसरा साथी टोनी भी जिंदा है। उसे? वो अब खुले में नहीं आएगा, अंडरग्राउंड हो चुका होगा। उसे पता है कि सामने आया तो वो भी मरेगा। फिर गैंग का क्या होगा? शायद बिगड़ जाए, या फिर गैंग का कोई आदमी उसे संभाल ले। गैंग संभालना आसान नहीं है। जड़ पूरे मुंबई में फैली है। एक आदमी का बस का तो यह है नहीं। गैंग के कुछ लोग मिलकर इस काम को करें तो शायद कुछ सफल हो। साठे की आवाज़ में सोच के भाव थे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। एक बात समझ से बाहर है कि सोनू सावंत का अपना वजूद है। वो अंडरवर्ल्ड किंग की कुर्सी पर बैठा है। वो सबसे ज़्यादा ताकत रखता है। ऐसे में वो अपना सब कुछ गैंग के हवाले क्यों करेगा? तुमने बताया कि वो अपनी सारी ताकत गैंग को देने वाला है। खुद मैदान से हट रहा था। सोनू सावंत ऐसा क्यों करेगा? इसकी कोई वजह तो होगी, देवराज चौहान बोला। क्या? क्या पता क्या? मुझे तो ये मामला कुछ जच नहीं रहा कि ये क्या कोई माँ ये क्या कोई मामला भी जच नहीं रहा। एक तरफ वो गैंग था जो शायद बिखर जाएगा। दूसरी तरफ सोनू सावंत और गजानन पाटिल हैं जो कि जगमोहन के बारे में जानते हैं, परंतु वो खामोश बैठे। गजानन पाटिल तो स्पष्ट रूप से जगमोहन के मामले में है। तीसरे वो लोग हैं जिनके इशारे पर चांदी के दांत वाला हत्यारा मुझे मारना चाहता है। और अब डेविड ब्राउन का नाम सामने आया है कि वो जगमोहन के बारे में बता सकता है। गैंग को टोनी भी तो संभाल सकता है, वो भी जिंदा है, साठे ने कहा। टोनी मौत के डर से खुले में नहीं आने वाला। वो पीछे रहकर काम कर। गैंग को संभालने के लिए उसे खुले में आना ज़रूरी है। छिपकर गैंग के काम नहीं हो सकेंगे। सोनू सावंत या गजानन पाटिल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। गजानन से मैं जब मिला तो उसे अजीब स्थिति में पाया। उसने अपने गनमैनों की नज़रों से छिपकर कागज़ मेरी जेब में डाला, जो कि अपने आप में बहुत ही अजीब बात है। देवराज चौहान ने साठे को देखा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तो एक ही निकलता है कि उसे अपने आसपास किसी तरह का खतरा लग रहा है। गजानन बहुत खतरनाक आदमी है और सोनू सावंत का खास आदमी है। वो किसी से डरने वाला नहीं। लेकिन उस वक्त तो उसने जो किया वो तो यही दर्शाता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके गनमैन मुझे मार देना चाहते थे, लेकिन गजानन ने यह कहकर मुझे बाहर कर दिया कि दोबारा वहां दिखूं तो मुझे ख़त्म कर दिया जाए। तुमने दोबारा ऐसी कोशिश नहीं की? मेरे दिल ने हाँ नहीं कि मुझे दोबारा गजानन पाटिल के पास जाना चाहिए, जबकि वो जगमान के बारे में पक्की खबर दे सकता है, साठे ने कहा। देवराज चौहान ने विक्रम साठे को देखकर कहा। गजानन मुझे किसी मुसीबत में फंसा हुआ महसूस लगा। उस मुसीबत का संबंध इसी मामले से है। अगर ऐसा ना होता तो वो मेरी जेब में कागज़ चोरी पे नहीं डालता। दोबारा उसके पास जाकर मैं उसे या अपने को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। सोनू सावंत तक तो तुम्हारा पहुंचना आसान होगा ही नहीं, नामुमकिन भी नहीं, परंतु मैं डेविड ब्राउन को ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि जगमोहन की खबर वही दे सकता है। विक्रम साठे चुप रहकर गंभीर स्वर में बोला। वो लोग भी तो हैं जिनका हत्यारा तुम्हारे पीछे है, पर उन्हें मैं जानता नहीं। उनकी तलाश में मैं वक्त ख़राब नहीं करना चाहता। यह भी संभव है कि वो डेविड ब्राउन ही हो। मैं जगमोहन को जल्दी ढूंढ निकालना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ जगमोहन से मतलब है। अपनी हालत देख रहे हो? अब ठीक है, देवराज चौहान बोला। तुम्हारे सिर का घाव गहरा है। ऐसे हालत में तुम भाग दौड़ नहीं कर सकते, पर मुझे करनी है साठे। जगमोहन की ज़िंदगी का सवाल है। देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। वो ऐसी हालत में वो हत्यारा तुम्हारे सामने आ गया तो तुम अपना बचाव भी नहीं कर सकोगे। तुम मेरे साथ रहोगे? देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने बताया कि वो कितना ताकतवर है कि तुम ठीक से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो मैं घबरा गए। वो बात नहीं। वैसे उसे शूट करना आसान होगा, पर तुम्हारी हालत। तभी कदमों के आटे गूंजी और डॉक्टर ने नर्स के साथ भीतर प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, साठे ने मुस्कुरा कर कहा। मॉर्निंग साठे साहब, अब पेशेंट की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान आभार भरे अंदाज में मुस्कुराया।
आप बेहतर लग रहे हैं, डॉक्टर बोला। हाँ डॉक्टर, देवराज चौहान ने कहा। डॉक्टर नर्स की सहायता से देवराज चौहान का रूटीन चेकअप करने लगा। इन कामों से निपटकर डॉक्टर ने नर्स से कहा, सुबह की दवा दी सिस्टर? अभी नहीं डॉक्टर। कुछ खिलाकर दवा दे दो। फिर डॉक्टर ने देवराज चौहान से कहा, आपके सिर में गहरी चोट थी, मांस फट गया था, 8 टाँके लगे जो कि 15 दिन बाद खोले जाएंगे। तब तक आपको आराम करना होगा कि मुझे जाना होगा डॉक्टर, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जाना है? डॉक्टर ने अजीब से स्वर में कहा। कहाँ जाना है? कुछ काम है कि? आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आराम की ज़रूरत है, सिस्टर आपको पूरा ख्याल रखेगी। देवराज चौहान ने विक्रम साठे को देखा। देवराज चौहान के नज़रों का मतलब समझकर साठे ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मेरे दोस्त को आराम करना चाहिए, परंतु मैं बेहतर जानता हूँ कि मेरे दोस्त को इस आराम से ज़्यादा किसी काम को पूरा करने की ज़रूरत है, इसलिए इससे जाना होगा। ये ठीक नहीं होगा, अभी तक जख्म ताज़ा है। 1-2 दिन तो मेरा दोस्त आराम कर लेगा, पर इससे ज़्यादा नहीं, साठे ने गंभीर स्वर में कहा। जाना ज़रूरी है? डॉक्टर गंभीर दिखा। बहुत ज़रूरी। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। मेरा दोस्त दवा वक्त पर लेता रहेगा। अब दवा लिख दीजिए, ये कल किसी वक्त यहाँ से चला जाएगा। आप लोगों की मर्ज़ी। मेरी सलाह है कि ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। आपका दोस्त सिर को गीला मत होने दें। डॉक्टर और नर्स चली गई। देवराज चौहान ने विक्रम साठे से कहा, कल नहीं, मुझे आज जाना है यहाँ से। जल्दी मत करो, तुम्हारा आराम भी हो जाएगा और इधर मैं डेविड ब्राउन की कोई खबर पाने की चेष्टा करता हूँ। तुमने भी तो यहाँ से जाते यही करना है। कह लड़की ने अपने 20-25 साल डेविड ब्राउन के करीब ही बिताए। अब वो 50-60 बरस की तो ज़रूर होगी। क्या पता वो अब भी डेविड ब्राउन के करीब ही हो। मैं सब पता कर लूँगा। सावधान रहना, इस पूछताछ में तुम्हें खतरा आ सकता है। मैं सतर्क रहूँगा। साठे ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे रिवॉल्वर दे दो, उस पर साइलेंसर लगा दो, देवराज चौहान बोला। क्यों? वो लोग मुझ पर नज़र रखते हो सकते हैं, मेरी जान लेने के लिए यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे तक मेरा कोई आदमी तुम्हें साइलेंसर लगी रिवॉल्वर दे जाएगा, साठे बोला। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने दिन भर आराम किया और सोचने का भी उसे पूरा वक्त मिल गया था। साठे का आदमी उसे साइलेंसर लगी रिवॉल्वर दे गया था, जिसे कि उसने चादर के बीच बेड पर रखा, ताकि वक्त आने पर वो आसानी से उसके हाथ में आए और तुरंत इस्तेमाल कर सके। देवराज चौहान को अब जगमोहन के साथ साथ सोहनलाल की चिंता होने लगी थी। उसने कई बार सोहनलाल को फ़ोन किया, परंतु हर बार उसका स्विच ऑफ ही आया। तो क्या सोहनलाल उस लड़की को ढूंढने के फेर में गोवा में किसी मुसीबत में पड़ गया है? सोहनलाल किसी भी हाल में अपना फ़ोन बंद नहीं रख सकता था, जबकि 2 दिन से उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसकी कोई कॉल भी नहीं आई थी। देवराज चौहान को यही लगा कि सोहनलाल किसी मुसीबत में पड़ गया। जगमोहन लापता है, इसी प्रकार सोहनलाल लापता हो गया और उसे मारने की चेष्टा की जा रही है। देवराज चौहान को लगा कि इसमें कई लोग शामिल एक लोग शामिल नहीं हैं, कई लोग शामिल हैं। ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। ये तो मात्र उसका ख्याल था। कुछ भी पता नहीं चल पाया था कि पर्दे के पीछे क्या है। सोनू सावंत जैसा अंडरवर्ल्ड डॉन इस मामले के पीछे हो सकता है, परंतु ये विचार उसे दिमाग से निकाल लेना पड़ा, क्योंकि सोनू सावंत तो अपनी सारी बादशाह उस गैंग को देने जा रहा है। ऐसा करने की वजह का पता पता नहीं था, परंतु वह ऐसा कर रहा था। अगर उसके हाथों गुलाम बलसार जोइल न मरे होते, तब तक ऐसा हो चुका होता। इन्हीं सोचों के साथ देवराज चौहान के मस्तिष्क को हल्का सा झटका लगा। उसने इन तीनों को मारा। सोनू सावंत के साथ होने वाली मीटिंग रुक गई। तभी मधुराव, जिसके पास जगमोहन का फोन था, उसने कहा था कि उन तीनों को मार देने से कोई तुमसे खुश है। क्या सोनू सावंत खुश था कि मीटिंग नहीं हो सकी? मधुराव किसके लिए किसके इशारे पर काम कर रहा था? देवराज चौहान ने उसी पल जगमोहन का नंबर मिलाया, लेकिन वो स्विच ऑफ ही आया। चांदी के दांत वाले हत्यारे की बाई कलाई की हड्डी तोड़ दी थी उसने। अब वो कम से कम 2-2.5 महीने तो उसके सामने आने से रहा। देवराज चौहान को वो वक्त याद आया जब वो टूटी कलाई लटकाए पीड़ा से भरे चेहरे के साथ उसकी कार की तरफ दौड़ता आ रहा था, उसे रोकने का इशारा कर रहा था। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। इस बात की पूरी आशंका थी कि अब उसके बदले कोई और उसकी जान लेने के लिए सामने आए। और भूला नहीं था कि जब शंकर बापड़े से मिलकर आगे बढ़ा था, तो मोटरसाइकिल पर सवार हेलमेट पहने 2 लोगों ने उस पर फायर किया था, और तब किस्मत से ही बचा था। गोली गले के पास से निकली थी। अब भी ऐसा कुछ हो सकता था। जगमोहन जिंदा था, ये तो गजानंद है कि उस पर कागज़ पर लिखी लाइनों से साबित हो गया था। मधुराव की बात से भी स्पष्ट हुआ था कि जगमोहन को पाने के लिए डेविड ब्राउन को ढूंढो। सालों पहले का ड्रग्स किंग डेविड ब्राउन, जो कि अचानक ही अंडरवर्ल्ड से गायब हो गया था। कहाँ गायब हो गया, कुछ पता नहीं। क्यों गायब हुआ, ये भी पता नहीं। तो उसे ढूंढ लेना भी आसान नहीं था। यह भी संभव है कि वो मुंबई में कहीं छुपा बैठा हो या किसी बाहरी देश में रह रहा हो। डेविड ब्राउन को ढूंढने में काफ़ी वक्त लग सकता था, या वो आनन फानन मिल भी सकता था। नर्स दोपहर को भी दवा दे गई थी। उसे हल्का खाना दिया जा रहा था। शाम 4 बजे सिर की बैंडेज बदली गई। 6 बजे डॉक्टर आया और उसका हाल पता करके चला गया। एक नर्स हर समय कमरे में रही।
देवराज चांद ने पीछे की खिड़की खुलवा ली थी कि वो सिगरेट पी सके और धुआं खिड़की से बाहर चला जाए। ऐसे मौके पर नर्स दरवाज़ा बंद करके चली जाती, 10 मिनट बाद वापस आ जाती थी। रात 9 बजे विक्रम साठे वहाँ पहुँचा। वो थका हुआ लग रहा था, जैसे दिन भर भाग दौड़ करता रहा। उसने नर्स से कहा कि थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ दो। नर्स कमरे से चली गई तो साठे कुर्सी पर बैठता क्या उठा। डेविड ब्राउन का गोवा कनेक्शन है। वो कैसे? डेविड ब्राउन गोवा की पैदाइश है, उसकी माँ बाप गोवानी है, साठे बोला। खुलकर बताओ। वो बंगला जहाँ डेविड ब्राउन लापता होने के आखिरी दिनों में रहता था, सुनैना के नाम पर था। वही सुनैना जो 20-25 साल जवानी से बुढ़ापे तक डेविड ब्राउन के साथ देखी गई। विक्रम साठे ने कहा। डेविड ब्राउन के लापता होने के 3 महीने बाद ही सुनैना ने बंगला बेच दिया। 3 महीने बाद ही? हाँ। ऐसा क्यों किया सुनैना ने? क्या उसे पता था कि डेविड ब्राउन वापस नहीं आएगा, या डेविड ब्राउन ने ही उसे ऐसा करने को कहा था? इतनी जल्दी बंगला बेचने का मतलब है कुछ गड़बड़ है। अब ये बात तो डेविड या सुनैना ही बता सकते हैं। वो बंगला ही नहीं, सुनैना ने डेविड ब्राउन के हर खास प्रॉपर्टी जो कि अपने नाम थी 8-10 महीनों में बेच दी, और वो भी लापता हो गई। ओह। देवराज चांद के होंठ सिकड़े। उसके बाद सुनैना को नहीं देखा गया? मतलब कि डेविड और सुनैना अचानक ही गायब हो गए, दौलत के साथ? देवराज चांद ने कहा। यही मतलब हुआ तुम्हारा? देवराज चांद की नज़र साठे पर थी। इस बात में एक फ़र्क है। क्या? डेविड ब्राउन 10 महीने पहले लापता हुआ, सुनैना 10 महीने बाद। अगर दोनों ने कहीं जाना ही था तो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कहीं जा सकते थे, फिर ये 10 महीने का फ़र्क क्यों? और दोनों अलग अलग गायब क्यों हुए? देवराज चौहान बोला। हाँ। क्या उस दिन डेविड ब्राउन पर पुलिस का दबाव था? नहीं। डेविड ब्राउन पुलिस से हमेशा बना के रखता था। तब उसका अंडरवर्ल्ड में किसी से झगड़ा चल रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे पता है। इसका मतलब यह है कि या तो डेविड ब्राउन अलग से लापता हुआ और सुनैना अलग से, या दोनों एक साथ। परंतु सुनैना का आनन फानन अपने नाम की प्रॉपर्टी को बेचकर बाकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ? बाकी प्रॉपर्टी जो सुनैना के नाम नहीं थी, डेविड ब्राउन की और भी तो प्रॉपर्टी रही होगी। मुझे उन्हीं जगहों का पता चल पाया जो सुनैना के नाम पर थी। देवराज चांद कुछ पल साठे को देखते रहने के बाद बोला। डेविड ब्राउन के लिए सुनैना खास थी, तभी उसने ज़िंदगी के बेहतरीन साल डेविड ब्राउन के साथ बिताए। डेविड ब्राउन ने उसके नाम पर ये कई जगह खरीद रखी थी। इससे स्पष्ट है कि डेविड ब्राउन ने उसे सर आंखों पर बिठा रखा था। पर अचानक ही वे दोनों गायब हो गए, अपने अपने ढंग से। पता चलता है कि डेविड ब्राउन गोवानी था। वो लड़की जो सीसीटीवी में चांदी के दांत वाले हत्यारे के साथ रेस्टोरेंट में बातें कर रही थी, उसके बारे में बापड़े ने कहा था कि वो गोवा में जोएल से मिली थी। इधर सोहन लाल भी गोवा में अचानक लापता हो गया। ना तो उसका कोई फ़ोन आया, ना ही उसके फ़ोन पर बेल जा पा रही है। इस मामले का गोवा कनेक्शन हो सकता है साठे। तो गोवा जाकर डेविड ब्राउन के बारे में पूछताछ करनी होगी, उस लड़की की तलाश करनी होगी। मेरे पास उसकी तस्वीर है। कहीं गोवा में तुम्हारा वक्त ही ख़राब ना हो। वक्त तो ख़राब नहीं होगा, कुछ तो गोवा में है, क्योंकि सोहन लाल का फ़ोन अब काम नहीं कर रहा। विक्रम साठे ने कुछ नहीं कहा। तुम दो काम करो साठे, डेविड ब्राउन की तस्वीर का इंतज़ाम कर सकते हो? देवराज चानू बोला। हो जाएगा, साठे ने सिर हिलाया। गोवा में डेविड ब्राउन का घर कहाँ है, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ उसके माँ बाप रहते थे? ये भी पता कर लूँगा। ना भी पता चला तो गोवा में मालूम हो जाएगा। तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? कल सुबह गोवा चलेंगे। देवराज चौहान ने कहा। अगर जगमान मुंबई में ही कहीं हुआ तो? जगमान तक हमें डेविड ब्राउन पहुंचा सकता है, और डेविड ब्राउन को ढूंढने की शुरुआत गोवा से ही करनी होगी। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। सोहनलाल भी गोवा पहुंचकर गायब हो गया। गोवा में कुछ बात है साठे। तुम्हारी तबीयत तुम्हें इस हद तक इजाज़त नहीं देती कि तुम गोवा जा सको और काम कर सको। सब ठीक है, मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। तुम कल सिर पर डालने वाले कपड़े की कैप लेते आना। मैं बैंडेज को सिर्फ सिर पर ही बंधवाऊंगा, और ऊपर कैप आ जाएगी। इस तरह कोई देख भी नहीं पाएगा कि मेरे सिर घायल है, वहाँ चोट लगी। दवा खाता रहूँगा। कल हमें गोवा जाना ही है, देवराज चांद बोला। तो चलिए दोस्तों, वो कौन था का ये भाग यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं इसके 7वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।